अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान को जमानत मिल गई है। हर जगह पर यही डिस्कशन हो रही थी। अगर उन्हें जमानत मिल गई इसका मतलब है कि इमरान खान रोप कार्ड जारी होगी या कल या परसों बाहर होंगे और शायद जो 24 नवंबर की कॉल दी गई है उस कॉल को, उस धरने को, उस जलसे को खुद लीड करेंगे जिनकी रिहाई के लिए वो जलसा हो रहा था। लेकिन दर हकीकत उन पर कोई पौने 200 के करीब तो मुकदमात चल रहे हैं। कुछ झूठे हैं, कुछ सच्चे हैं, इसका फैसला तो अदालत ने करना है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें वो अभी तक मौजूद है, उनकी जमानत उसमें मंजूर नहीं हुई है। इसके अलावा 9 मई दहशतगर्दी, मजीद कार्य सरकार में मुदाखलत के बहुत से मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान नामजद हैं। तो अगर उनको एक केस में जमानत मिल भी गई है जो कि बड़ा केस था और उसमें उन्हें जमानत मिल भी गई है तोशाखाना 2 केस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से फिर से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद कुछ पैगाम पहुंचाया या कुछ वसूल किया या कोई जो कमेटी बनाई है जिसमें वो खुद मौजूद हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी डील होनी है या फिर इनके साथ मुज़ाकरात होने हैं उसमें कुछ गुफ्तगू हुई है। लेकिन मीडिया टॉक ना कल की उन्होंने ना आज की। फैसल चौधरी ने जरूर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि अगर तो मुज़ाकरात तय पा गए तो फिर 24 नवंबर को जो जलसा है वो जलसा नहीं बल्कि जश्न होगा। तो इसका मतलब है कि अगर तो मुज़ाकरात तय पा जाते हैं दोनों पार्टीज के दरमियान तो फिर धरना नहीं होगा। लेकिन हुकूमत फुल एक्शन में है। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि ये बच्चों को मरवाने के लिए लेकर आने हैं, फिर सियासत तो जो रियासत है वो तो फिर एक्टिव होगी। रियासत अगर एक्टिव होगी तो इसका मतलब है कि फेंटी खूब लगनी है आवाम की। ये सोच समझकर जो भी है वो इस जलसे में शामिल हो। इसी पर बात करने के लिए साराना साहब, जुल्फिकार राहत साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राहत साहब, बानी पीटीआई के लिए जो धरना हो रहा है उनकी, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जैसे ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जो डील हो रही है, जो कमेटियां बन रही हैं, जो आए रोज उनसे धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, ये उसी की एक कड़ी थी ना कि आज तोशाखाना 2 एक अहम केस जो कि बड़ा एक अहम केस कहा जा रहा था कि इसमें उनको माफी नहीं मिलेगी, इसमें उनको माफी मिल गई ना, जमानत मिल गई है। तो ये कोई उसी की कड़ी है? फिजा, आज की जमानत को बहुत बड़ी खबर बना के कुछ लोग पेश कर रहे थे और बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हम अपनी ख्वाहिश को खबर बना के और अपनी ख्वाहिश को तजिया बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए बहरहाल ये खबर इसलिए नहीं थी कि मुझे एग्जैक्टली अंदाजा है कि इस मुल्क के अंदर एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पे क्या कुछ होता रहा है। एक वक्त था कि यहाँ पे नवाज शरीफ के ऊपर कोई 150-200 मुकदमात थे। फिर अचानक एक दिन पता चला कि कोई मुकदमा भी नहीं है। फिर पता चला शकील और रहमान साहब के खिलाफ भी कोई 150-200-250 मुकदमात है पाकिस्तान के हर थाने के अंदर। और जब फिर उनका मामला हल हुआ, माफी मिली, तो उसके बाद कोई मुकदमा नजर नहीं आया। जो सियासी नौयत के और इस तरह के मुकदमात बनते हैं वो फिर उसी तरह से खत्म होते हैं। वो इस तरह खत्म नहीं होते कि आज फैसल चौधरी ने ये कह दिया, सलमान अकरम राजा ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। ये तो पीटीआई के जो वकला हजरात है ना, ये वकील कम और यूट्यूबर बन गए ज्यादा। और किसी सियाने ने कहा था कि अगर बीमारी लग जाए तो पैड़े डॉक्टर को ना जाओ, और अगर मुकदमा कोई आपके गले पड़ जाए तो पैड़े वकील को ना जाओ। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें हैं जो समझने की जरूरत है कि आम वकला का एक ट्रेंड होता है कि उसके पास 4 कत्ल करने वाला बंदा भी चला जाए, उन्हें कोई गल नहीं, चोरी साहब बैठ के चाय पियो और फीस कटो तो उन्हें जमानत करा लेना, कोई मसला ही नहीं। तो वकला ने ये अपना एक चूरन बेचना होता है कि हम सुबह ये कर देंगे। सलमान अकरम राजा साहब भी और सलमान सफदर साहब कई दिनों से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कल रिहा हो जाएंगे, परसों वो क़यादत करेंगे, उसके बाद वो बाहर जाके नाश्ता करेंगे, फिर वो बनीगाला चले जाएंगे, फिर वो जुबान पार्क चले जाएंगे। ये रोजाना की बुनियाद पे एक नया नैरेटिव वो पेश करते हैं। और मैं डे 1 से ये कह रहा हूं कि पीटीआई का मसला मकबूलियत या जलसे जुलूस या इस तरह लोगों को मरवाना नहीं है। उसका मसला पीटीआई का सिर्फ कबूलियत है। और जो कबूलियत के ऊपर काम करते हैं उनको वो गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। वो अली अमीन गंडापुर हो, वो गोहर अली हो या कोई और हो, वो कहीं पे जाके मुलाकातें अगर कौम के वसी तर मुफाद में करते हैं
تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ پارٹی کے غدار ہیں, پھر ان کے خلاف بحث شروع ہو جاتی ہے. پارٹی کے اندر آپ اندازہ کریں کہ کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے, کتنے ان کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. اور آپ کہتے رہے ہیں کہ محسن نقوی اور نہیں, وہ کچھ چیزیں مجھے تو خیر 12 اضلاع نہیں ہضم ہوئے, میں تو اس لیے سوال ہمیشہ ہی اٹھاتا ہوں. ساڈا بھائی نہیں ہے, میں ہمیشہ ہی وہ اٹھاتا ہوں, لیکن پارٹی کے اندر سے بڑا ان پہ پریشر تھا, اور وہ تو بیچارے نے بڑے بڑے سلطان رائی کی طرح بڑے بڑے نعرے مار کے بیچارے نے اپنی کوئی پوزیشن بہتر کی ہے, اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کی ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج ابھی ہونا ہے, اور مذاکراتی کمیٹی پہلے بن گئی ہے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, اور یہ دنیا کا انوکھا اور پہلا یہ احتجاج ہے کہ جس کی کمیٹی پہلے سے مذاکرات کر رہی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہماری بات مان لو ورنہ پھر 24 نومبر کو پتہ چل جائے, پھر اسی 24 نومبر کو بس کچھ نہیں کریں گے یا کچھ نہیں چھوڑیں گے. اچھا, آگے سے آج سوشل میڈیا کے اوپر جگہ جگہ یہ پولیس کے آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی آگے سے نعرے لگا رہے ہیں, اور وہ پتہ نہیں بڑے جذباتی نعرے ہیں. اچھا, اسی طرح رینجر وہاں پہ پہنچ گئی ہے, 40,000 گولیاں اور 50,000 ربڑ کی گولیاں اور 2,000 پیلٹ گنز اور یہ اور وہ, اور آئی جی صاحب کا غصہ اور سارے میسیجز, عظما کی گفتگو الگ سے, یعنی دونوں طرف سے تیاری پوری ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ چھاڑ دیو ورنہ پھر 24 نومبر. نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ حکومتی مشینری کے پی کے سے استعمال کرتے ہوئے لا رہی ہیں اور کروڑوں کے پیسے لگ رہے ہیں, تو بھی عوام کا پیسہ, اور یہاں حکومت اگر ایگزیکٹلی گولیاں چلا رہی ہے. میں پہلے رانا صاحب کو پوائنٹ دے دوں, پھر عوام کا بیڑا گرک ملک دونوں جانب سے پیسہ لگ رہا ہے, اور تباہی بربادی عوام کی ہو رہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, دونوں جانب سے پیسہ تو عوام کا لگ رہا ہے. رانا صاحب, پہلے تو یہ جو عمران خان کی رہائی اس پر بات کرتے ہیں, کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے, کوئی اس کی پہلے بشرا بی بی آئی ہیں, اب ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے, کیا کہیں گے؟ ڈیل ہو نہ ہو, لیکن بہت سارے لوگوں کو نا 105 بخار شروع ہو گیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے نا, وہ 2 بندے لڑ رہے تھے, تو جو اوپر بیٹھا ہوا بندہ تھا نیچے والے کو مار رہا تھا, اور رو بھی خود ہی رہا تھا. تو کسی نے کہا یار مار بھی تو رہا ہے, رو بھی خود ہی رہا ہے, کہنا ہے اٹھے نا تینے مینوں بڑا مارنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں کہ اینے سانو بڑا مارنا ہے, یہ اڑ گیا. تو خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا ہے. کن پہ ہونا ہے؟ جو صبح سے لے کے رات تک ان کے پاس کوئی کام نہیں سوائے پریس کانفرنس کرنے کے. عمران خان یوں, عمران خان یوں, ابھی تو 8 مقدمات, 9 مئی فلاں یوں. بھائی تم اپنا کام کرو یار, جو جس کے لیے قوم سے تم پیسے لے رہے ہو. عمران خان جانے عدالتہ جانا, آپ کے پیٹ میں اتنے کڑال کیوں پڑ رہے ہیں, آپ کے اندر اتنی کیوں تکلیف اٹھ رہی ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, عمران خان جب کہتا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا, تو ہوتے ہیں دیکھو جی تو کسی دن گالی نہیں کرتا. وہ اگر کہتا ہے کہ چلو جی مذاکرات کرتے, دیکھو جی تو مذاکرات کر رہے ہیں. بھائی کوئی کہیں تو ٹکو نا تم لوگ. اگر وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس سے گڈ سائن, کہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی لڑائی جھگڑے کے بغیر معاملات حل ہو جائیں تو کوئی برائی والی بات ہے. اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں اور کوئی کئی بات بننے لگ جاتی ہے تو کوئی بری بات ہے. دوسری بات یہ ہے, اچھا مذاکرات میں ہوگا کیا, مطلب کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, یہ واپس نہیں, شرائط ہمیں پتہ ہے. مذاکرات ہوگے تو یہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا جس سے بھی یہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں, جو کمیٹی بنی ہے, یہاں سے ڈائیلاگ شروع کریں گے کہ ٹھیک ہے جی اس گورنمنٹ کو چلتا کرے, مطلب یہ ہوگا آغاز. اس کے جو مطالبات ہیں وہ کہ 8 فروری کا مینڈیٹ تسلیم کرے. جسٹس منصور تو آئے نہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا کہے, جسٹس منصور تو آئے نہیں, نہیں آئے, چلے کوئی بات نہیں ہے. اب منصور, ایک بات یاد رکھے گا, منصور بن حلاج سے شروع ہو جائے, ان الحق کہنے والا منصور آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان الحق کہنے والا ایک منصور اور آ جائے گا, کون سی ایسی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا, اسے مجسٹریسی میں تبدیل کر دیا ہے, یہ ختم کریں. تیسرا وہ کہتا ہے کہ جن پہ مقدمات ہیں ورکرز جتنے بھی ہیں سیاسی, وہ واپس لیں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں ڈیمانڈ آپ کو دے رہا ہوں, کچھ دو کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے نا. 8 فروری کا حل تو یہ ہے کہ نئے انتخابات کا اعلان کر دیں آپ, کہ جی نیا مینڈیٹ لے لیتے ہیں اور فیئر مینڈیٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جب نیا مینڈیٹ لیں گے, نئی پارلیمنٹ آئے گی, وہ 26 ترمیم کو بھی دیکھ لے گی. مقدمات آپ واپس لے لیں, سیاسی ورکروں کو باہر نکال دیں اور آ کے وہ اپنا پولیٹیکل رول ادا کرے, بات ختم ہو گئی. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہوں گا, دیکھیں یہ مذاکرات نون لیگ سے نہیں ہو رہے,
उनके क्या बेचारों का, वो शरीफ से लोग हैं, उनका क्या इतनी हैसियत कि वो कौमी सतह के कोई डिसीजन ले सकें? अच्छा, ठीक है ना, वो तो बेचारे इतने मासूम हैं कि वजीर आजम एक ट्वीट करता है कि इतने पैसे पेट्रोल के कम किए, शाम को वजीर खजाना कहता है नहीं वजीर आजम को पता ही कुछ नहीं है, इतने पैसे कम हो रहे हैं। ठीक है, वजीर दाखिला अपनी मर्जी से सारा कुछ कहते हैं, ये तो मासूम से लोग हैं। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं वो असल दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों जानिब। इमरान खान कहता है कि मैं अगर ये बात मान लूं कि जी चले ऐसे करते हैं तो फिर मेरे साथ हाथ ना हो जाए। वो ये समझते हैं कि अगर हम इमरान खान को बाहर ले आए ते अंदर मान नहीं गए, बाहर निकल के की करेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये बहुत ज्यादा है। अब इसका हल आसान वो ये जो मेरे भाई ने एक दफा ब्रेकिंग दी थी कि वो गारंटी यूएई आएगा, सब आएगा, वो एक अच्छा खूबसूरत ख्वाब था। अच्छा। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि यार ऐसा होना में क्या बुराई है। फिजा, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, हमारे पास IMF ने जो हम पे नए वो लगा दिए, हमारे पास उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, और ये लोग अपनी यूटिलिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। इमरान शहबाज शरीफ चौथी रो में, मुस्लिम मुमालिक के कॉन्फ्रेंस के अंदर आखिरी रो में खड़े हुए, वो मुल्क जो दुनिया मुसलमानों का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है, जो सबसे बड़ी ताकत और फोर्स रखता है, और हम पीछे खड़े। हमें एक फेस चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, और वो इमरान खान के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। राज साहब, जैसे गुफ्तगू किया राना साहब ने, ये पिक्चर ये करें, अगर मुज़ाकरात हो भी जाए तो कोई दो राय नहीं है, तो मुज़ाकरात होने के बाद, बाहर आने के बाद, ये तो अभी जलसे कर रहे हैं, बाद में और जलसे करेंगे तो फिर क्या, फिर तो स्टेबिलिटी ना आई ना। देखिए जी, आज के दिन में जब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि स्टॉक एक्सचेंज तमाम हदें अबूर कर गई है, और दूसरी खबर ये है कि 85,836 अरब रुपए कर्ज हो गया पाकिस्तान के ऊपर, और जो एक साल में 7,417 अरब रुपए उस पर इजाफा हुआ। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान शदीद तरीन क्राइसिस का शिकार है, और आपकी मैशत ICU के अंदर पड़ी हुई है। और अभी आज हम जो बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि जज ने क्या करना है, फलाने ने क्या करना है, पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे लगता है कि 2 दिन पहले हम आजाद हुए हैं तो अपनी बुनियादी चीजें जो है ना वो तय कर रहे हैं। 75 साल की 70 साल की कहानी है, और आजादी आज भी हम मांग रहे हैं, और आज भी आजादी की जंग लड़ी जा रही है, आज भी एब्सोल्युटली नॉट कहा जा रहा है। सवाल ये कि ये कौन कहता है मुज़ाकरात ना किए जाए? हम तो कहते हैं कि इतना बड़ा मामला करने के बाद, इतने लोगों को मरवाने के बाद, इतनी लाशें गिराने के बाद, इतने लोगों को थकाने के बाद, अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा पीटी साइड के ऊपर भी हो गया, गवर्नमेंट साइड पे भी हो गया, कौम भी बेचारी फंस जाती है, जलसे जुलूसों में भी तबाही बर्बादी होती है। और आज 3 दिन पहले ही इस्लामाबाद डी चौक के अंदर पुलिस जाके बैठ भी गई है। तो ये भी एक मोबिलाइजेशन का एक खर्चा है। 400 कंटेनर आ रहा है, करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे, और कंटेनर जिनके पकड़े जाते हैं वो बेचारे रोते रहते हैं, चीजें उसमें गल सड़ जाती हैं। सवाल ये है कि ये सारा अमल जो हो रहा है, और उसके बाद कहा जाता है जी मुज़ाकरात भाई सियासतदान मुज़ाकरात नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं कहता हूँ ये सारा कुछ करने के बगैर ही आप अगर अच्छे बच्चे बन के मुज़ाकरात कर रहे हैं, और बैठ के मुज़ाकरात होते क्या, कुछ लो और कुछ दो। अगर मुज़ाकरात आप गन पॉइंट के ऊपर करने की कोशिश करेंगे, अदारों को आंखें दिखाएंगे और उनको कहेंगे कि साड़ी मर्जी के मुताबिक मुज़ाकरात चाहिए, तो फिर तो नहीं हो सकता ना। सारे सियासतदान यहाँ पे आपने देखा, नवाज शरीफ साहब को आपने जेल के अंदर जाते भी देखा, निकलते भी देखा, गिरफ्तार होते भी देखा, बाहर जाते भी देखा, वापस आते भी देखा। बिल्कुल। यहाँ पे बेनजीर को आपने हर रूप के अंदर देखा, आपने जरदारी साहब को भी देखा। मुख्तलिफ सियासतदान होते क्या? सियासतदान वो होते हैं जो दरवाजे बंद नहीं करते। सियासतदान वो होता है कि जो उस पर गुंजाइश रखता है, गुफ्तगू की गुंजाइश रखता है, वो उस पर डेडलॉक पैदा नहीं करता। वो कभी स्पेस देता है, कभी स्पेस ले लेता है, बिल्कुल ठीक। कभी पीछे हटता है, कभी वो फ्रंट के ऊपर आके खेलता है। तो इस पे एक ही स्टाइल के अंदर जिद करके अगर बैठ जाया जाए तो फिर वो सियासत नहीं हो सकती। वो तबाही और बर्बादी तो हो सकती है जैसे हो रही है, लेकिन वो सियासत नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के दोस्तों को इसको समझना चाहिए, और बहुत सारे पीटीआई के लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो बेचारे बेबस है।
हाँ, مثلا شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں, نہیں نکال سکتے. گوہر علی خان بیچارہ کئی دفعہ اپنی باقاعدہ طور پہ بےعزتی کروا چکے ہیں, اور علی مین گنڈا پور صاحب بھی کڑوی کی سہیلی سن چکے ہیں. جو شخص بھی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی عزت کی کاسٹ کے اوپر, اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. لیکن آپ کی بات اب دیکھیے اس کا حل کیا ہے. حل تو پھر بعد میں نکلنا ہے, پھر ڈائیلاگ میں نکلنا ہے, پھر آپ نے بیٹھنا ٹیبل کے اوپر. آپ نے عظمی بخاری کی پریس کانفرنس سنی ہے, جیسے انہوں نے کہا ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کی وزیر اطلاعات اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں سے حکومتی مشینری استعمال کرتے آئیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے, اور یہ تو ایک ٹکراؤ ہوگا نا, ٹکراؤ ہوگا نا. آپ دیکھیں کے پی کے جو عوام آئیں گے, اگر اسلام آباد سے ان کو ڈنڈے پڑتے ہیں تو پھر بھی نفرت کا کاروبار ہے نا. آپ کر کیا رہے ہیں, اور اینڈ کے اوپر پھر آپ نے یہ سارا کچھ کرا کے پھر کچھ لو اور کچھ دو کی بات کرنی ہے تو آج ہی کر لیں. اتنی تباہی اور بربادی کر کے یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. میرا تو پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ آپ لوگوں کو کھپا بھی رہے ہیں, ستا بھی رہے ہیں, ان کو تھکا بھی رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے پھر بیٹھنا ہے, اسی گیٹ نمبر 4 کو سلوٹ کرنا ہے اور اسی راستے سے اقتدار میں آنا ہے. اقتدار میں کہاں آنا ہے؟ ابھی تو وہ جیل سے باہر آنے کے لیے جب بھی آنا ہے, باقی لوگ جس طرح آئے ہیں اس سے فارمولے دیتے ہی, اس سے سبق دے, اس سے سلیبس دیتے ہی انہوں نے آنا ہے. جنہیں سیاست کرنی ہے اس سے سلیبس دیتا ہے, تو نواں سلیبس جڑا نا وہ کوئی نہیں. راستہ آنے جانے کا ایک ہے. رانا صاحب ایسا نہیں, اس سے بہتر یہ ہو جائے کہ جتنے پیسے کے پی کے گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے یا جتنے حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے, جو آئے اس کو ایک انویلپ میں, پہلے بھی تو ہم نے دیکھا پیسے دیتے ہوئے, ٹھیک ہے, جو آئے اسے آنے جانے کا کرایہ اور ساتھ میں 5,000 اور کوئی مٹھائی کا ڈبہ پکڑائیں. یقین مانے کوئی ایک گملہ بھی اسلام آباد کے اندر خراب ہو گیا. اچھا, وہ انویلپ کا نا ایک ڈر ہی رہتا ہے, اکثر لوگ سلامی میں خالی دے جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, شادیوں میں دے جاتے, کیا پتہ کس نے کیا دیا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ذوالفقار راحت ابھی بات کرتے ہیں نا گیٹ نمبر 4 کا, میں اس پہ شدید پروٹیسٹ کرتا ہوں. دیکھیں ہم یہ کیوں ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ گیٹ نمبر 4 کی وہ ہے حکومت. میں اس کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہوں. یہ اداروں کو خراب کرنے کی کوشش ہے, بدنام کرنے کی کوشش ہے. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا بات کریں گے کہ ہم نے بات ہی ان سے کرنی ہے, یہ تو پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ہر بندہ گیٹ نمبر 4 سے گزرے گا, آپ نے کہا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے ایجنڈے میں کچھ بھی کہتا ہے, ہم نے بات ہی ان سے کرنی ہے, کچھ بھی کہتا ہے. آپ ہر بار ہر چیز کا جو اینڈ لاگے گیٹ نمبر 4 پہ لے آتے, آپ ڈیموکریٹ رہیں. بھائی ڈیموکریٹ, اچھا سن لے میری, جو پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے مذاکرات ان سے کرنے ہیں, ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. آخری 1.5 منٹ ہی چھڑیا, تسی میرے لیے ہوتے بول لیں دیو. جی. اچھا, میں عرض یہ کر رہا ہوں, دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سیاستدانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گیٹ کھولے رکھتے, کیا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنی اولادوں کو امیر کریں اور غریب قوم کو بھوکا مار دیں؟ کیا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ باہر کاروبار کے لیے پیسے لے کے جائیں اور اس قوم کو مخروض کر دیں؟ کیا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ بار بار اس ملک کے اندر حکمران بنے اور اس ملک کو کخ نہ دیں؟ کیا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ برطانیہ سے پیسے اٹھائیں تو چین لے جائیں, پاکستان کو نہ لا کے دیں؟ کیا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنی اولادوں کو پروموٹ کریں, آپ کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, یہ بنے؟ کیا یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے؟ عاشق تے صدائی چ بڑا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. دودھ پینے والے مجنو اور خون دینے والے مجنوؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی اس جگہ پہ سٹینڈ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں لوٹوں گا, نہ لوٹنے دوں گا, اور کوئی کہتا ہے کہ نہ میں باہر لے جانے دوں گا پیسے, نہ میں اس کے اوپر کہنا میں کمپرومائز کروں گا, تو اسے آپ کہتے ہیں یہ تو ٹکرا رہے ریاست سے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سارے پیسے میں نے کینسر ہاسپٹل کے نام اپنی زندگی کے لگا دیے, اور سامنے والا کہتا ہے میں نے سارے پیسے برطانیہ میں جا کے انویسٹ کر دیے, تو کوئی فرق تو رکھے نا. سیاستدان کسے کہتے ہیں؟ سیاستدان لٹیروں کو کہتے ہیں, سیاستدان ملک کے خزانوں کو لوٹنے والوں کو کہتے ہیں, سیاستدان اپنے بچوں کو پروموٹ کرنے والے کو کہتے ہیں, سیاستدان اسے کہتے ہیں جو نیلسن منڈیلا کرتا تھا, سیاستدان اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی تج کے اپنی قوم کو سنبھالتے ہیں. بڑے سیاستدان دیکھ لو, لے لیں بریک, چھوڑیں آپ. اچھا آخری ایک میرا بھی فکرہ لے لیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے بچوں کو لا کے یہ لیڈ کروائے نا جلوس, اور قوم کے بچوں کو مروا رہے ہیں, ڈائیورس کے بعد قوم کے بچوں کو مروا رہے ہیں بیچارے کو, اپنے بچوں کو بھی لے آئے. مثال دے رہے ہو یار آپ, نواز شریف کے بچے تو اس کے اپنے ہیں, وہ تو ڈائیورس کے بعد چلے گئے نا,
ओ भाई, नवाज शरीफ के बच्चों को उसको भी ले आना पासपोर्ट ही इधर, नहीं मांगते, उनको भी ले आए इधर। मैं लेके आना है, मैं तांगा लेके जाना है। वो तो ऐसी करिए, अजीबो गरीब मिसाल देते हो यार। तानू की मसला है, नहीं, मेरे तानू की मसले क्या है? मसले का मतलब तो उल्टी मिसाल दे देते हो आप। आप यहाँ बैठे हो तजिया करने के लिए, तजिया करने के लिए बैठे आप बकरी, वो अपने बेटे आपने आपने शहबाज शरीफ की शाम गरीबा पढ़ी, मैं कुछ बोल रहा हूँ? छोड़ो यार। आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ तो आप करंट क्यों ना तो करें? मेरी बात पूरी होने दिया करें फिर आप। ओ भाई, बाद में बोल लिया आप करें पूरा बोल रहे हैं, जो बोलने की बात आपने में बोल लिया बंद करें। किया बात, मैं बात बोल रहा हूँ तो बीच में आपने एंड किया, एंड किया, ले जी ब्रेक ले छोड़े, बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेंगे छोड़े। आगे जी उनकी औलादों से हम बाहर निकले। असल में तो रोना ये है कि हमारे यहाँ पे मुल्क के जो बच्चे, जो मुस्तकबिल है, वो रुलेंगे सड़कों पर। ये 24 नवंबर कोई ज्यादा दूर नहीं है। असल में उनके बच्चे तो वो भी ऐश कर रहे हैं, वो भी ऐश कर रहे हैं, दोनों पार्टीज मजे में है। कौम के बच्चे वो जब सड़कों पर आएंगे, एक जानिब होंगे निकालने वाले, दूसरी जानिब होंगे डंडा मारने वाले। ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गवर्नर पंजाब जब बोलते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम पंजाब में रहने वाले कम से कम कभी कभी तो मौका मिलता है गवर्नर साहब को देखने का और फिर बोलने का। और फिर जब वो बोलते हैं कमाल ही बोलते हैं, कहते हैं जी बड़ी दूरियां हैं नून लीग से, हम बहुत नाराज हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने भी कुछ ऐसे ही गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो ने भी कुछ टाइम पहले ऐसे रिजर्वेशंस का इजहार किया था और कहा था कि बिल पास होने पर तो हमसे कोई मुशावरत नहीं की, हमें तो बस 26वीं तरमीम की झंडी दिखाई और उसके बाद दायां दिखा के बाईं जानिब उन्होंने बिल पास करवा लिया है। तो उसके ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो दूरियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं, ये मुझे तो जो नजर आ रहा है, जो पिक्चर नजर आ रही है, वो बस जबानी जमा खर्ची है। मतलब रियलिटी में हल्की सी पीपल्स पार्टी जरा अपने वोट या अपने पीछे करे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा शहबाज शरीफ को लेना पड़े तो वो शायद वजारत उज़्मा के लिए दोबारा ना आ सके। राहत साहब, ये पीपल्स पार्टी को जो एकदम से एग्रेशन आता है, उनकी सियासत वैसे बड़ी मीठी और ठंडी सियासत होती है, तो ये एग्रेशन ये सिर्फ बातों तक ही है? देखिए जी, एक अरसा पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहा जाता रहा कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है इनका, लेकिन फिर अचानक ही कहीं से हुक्म आया तो ये फितरी हो गया। और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई, फिर सुलह हो गई और फिर चाचे भतीजे की लड़ाई हो गई और आजकल फिर लड़ाई खेला जा रहा है। देखिए, ये जरूरतमंदों का इत्तेहाद था और जो जरूरतमंद होते हैं और सियासी बेरोजगार भी थे और उस वक्त ये इत्तेहाद हुआ था और उसके बाद रोजगार भी मिल गया, हुकूमत मिल गई और उस पे किसका कितना हिस्सा था वो आपको पता ही है। और ये वो हजरात हैं, वो सियासतदान हैं कि जो अपने वसाइल का रुख, इस मुल्क के वसाइल का रुख तो अपने बच्चों की तरफ रखते हैं और मसाइल का रुख हमारे नस्लों की तरफ ये कर देते हैं। और जब भी इनका अपना कोई इंटरेस्ट होता है उस पर सारे ही इकट्ठे होते हैं। और मैं इनको हमेशा ही कहता हूं कि ये एक लेवल से ऊपर जाके ये एक एलीट क्लब है जो है तो माइनॉरिटी के अंदर लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये मेजॉरिटी के ऊपर हुकूमत कर रहा है और अपने मफादात के अंदर ये सारे लोग एक ही होते हैं। ये इक़्तिदार के अंदर हो, ये अपोजिशन के अंदर हो, मैं मिसालें दे सकता हूँ ना, कभी काम किसी का रुकता है, काम होते रहते हैं। ये अवाम को तकसीम करने के लिए, ड्रामेबाजी, वर्कर्स को एंगेज करने के लिए, मीडिया को एंगेज करने के लिए ये खेल खेला जाता है और उसके लिए एक इशू चाहिए होता है ताकि मीडिया उसके अंदर एंगेज रहे और लोगों को उसमें मसरूफ रखा जाए। बदकिस्मती यह है कि हमारे मीडिया का भी जो फोकस है वो अवाम के इश्यूज की बजाय इन चीजों के ऊपर ज्यादा है। हालांकि मीडिया को अगर एजुकेशन का क्या हालात हैं, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के क्या हालात हैं, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का नंबर 1 मसला है, हमारा आखिरी दर्जे का भी मसला नहीं, इसलिए तो हम फंस जाते हैं स्मोक में। तो अगर इस पे मीडिया अगर इन सारों को खींच के उसके ऊपर लेके आए कि भाई इस पे बात करो, आपकी परफॉर्मेंस पे बात करो, अपनी एजुकेशन में आपने क्या बेचा है, आपने हेल्थ के अंदर क्या चूरन बेचा है, उसकी बात करो, तो मीडिया इनका फॉलोअर बन गया। हालांकि चाहिए ये कि मीडिया इनको ला के इसके ऊपर बात करे कि अवाम के सामने आप खड़े हों। अच्छा, अब ये इन लोगों को सूट करता है कि एक दिन इस तरह का इख्तलाफी बयान दिया, अगले 24 घंटे चलता रहा, अगले हफ्ता पूरा वो डिस्कशन में रहेगा, उस पर प्रोग्राम होते रहेंगे और बल्ले बल्ले ना किसी ने रोटी का पूछा, ना किसी दवाई का पूछा, ना किसी परफॉर्मेंस का पूछा। हम भी लगे हैं ना। अब परफॉर्मेंस पे बात करने की बजाय हम उनके फ्रोई किस्म के, फजूल किस्म के जो बयानात हैं उसको डिस्कस करते हैं। मुझे वो पिक्चर याद आ गई कल की एपेक्स कमेटी में, आपको याद होगा राज साहब, मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर एक साइड पे इकट्ठे बैठे थे, मुराद अली शाह और मरियम नवाज, क्योंकि सारे इकट्ठे थे ना, तब तो मुझे कोई उस पे तो एक और बड़ी हिस्टोरिकल तस्वीर थी।
आगे गंडापुर साहब बैठे थे, आईजी साहब पीछे बैठे हुए थे जी। और उन्होंने आईजी साहब को गिरेबान से पकड़ना था इस्लामाबाद जाके। हाँ जी, वो अब वो गिरेबान से ही तो पकड़ रहे थे। नहीं, बिल्कुल ठीक। गिरेबान से अच्छा ये हाँ बिल्कुल ये बात गिरेबान से पकड़ने की जो बात है मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो तो आईजी है ना, या तो शहबाज शरीफ ने गिरेबान से पकड़ के घसीटना था जरदारी साहब को। हेलो ठीक, वो तो आईजी है, एक ग्रेड 18-19 का अफसर है ना, वो तो शहबाज शरीफ ने तो जरदारी साहब को गिरेबान से पकड़ के सड़कों पे घसीटना था और उनको उल्टा लटका के उनसे लूटी हुई दौलत निकालनी थी। वो बातें थी, ठीक है। अच्छा वो बातें थी, सीरियस ना लिया करो। अच्छा मैं बताऊं, आई तो कह रहे हैं गल्ला ने सर, मैं तो तनु भी नहीं ले रहा सीरियस, मैं वैसे गल कर रहा बिल्कुल ठीक है ना, मैं तो बिल्कुल नहीं ले रहा, मैं आपको भी नहीं लेता, लेकिन असल चीज ये है, देखिए आप समझे जरा, करण अर्जुन की जो जोड़ी है ना, ये हमेशा बने लाख दुश्मन जमाना हमारा कहते फिरते, लेकिन जैसे ही पठान उर्फ गब्बर सामने आता है ना, अच्छा। फिर इनके अंदर वो होता है कि वो ये क्या होने लगा है, ये आपने दो फिल्मों को मिक्स कर दिया है। सुने ना, अच्छा अभी इन्हें शक पड़ गया है कि इमरान खान बाहर आने वाला है, अब ये दुश्मन हो जाएंगे, ठीक है ना, वो अब हम एक दूसरे के बड़े जानी दुश्मन है, और बड़ा बिलावल साहब भी अपनी मासूमाना ये नवाज शरीफ जियाउल हक का रूहानी बेटा है वो कहेंगे, ठीक है, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, इकट्ठा हो जाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं जब वो बाहर आता है ना फिर ये तकसीम होते हैं, क्योंकि फिर वोट तकसीम करने होते हैं ना, हाँ। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो इन्हें पता है कि कल ही वो काफी है गब्बर सिंह, तो हम इकट्ठे होंगे, फिर ये मुखालिफ हो जाते हैं जैसे हर इलेक्शन में होते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये चांद मारी जो है ना, ये इस तरह की मैं एक अरसे से देख रहा हूं, ये इसी तरह के ड्रामेबाजी। अब लेकिन अब लोग सियाने हो गए, ठीक है, वो जो दादा कहता कि यार तुम्हारे दौर में तो हम तो 2 रुपए लेके जाते थे और थैला भर के सामान का उठा लाते थे, तो पोते ने कहा कि दादाजी अब कैमरे लग गए, अब नहीं ला सकते आप हैं, अब लोगों को याद हो गए भाई आपके रोल। हाँ। ये कुत्ते नहलाने वाले, ये जनाब अमरीकी सुंडी, ये जनाब गंदे गंदे अल्फाज, ठीक है ना, वो यही कहते थे ना एक दूसरे को। आज वो फिर एक उन्हें पता है कि वो बाहर आ रहे हैं, अब वो फिर इसी तरह का ड्रामेबाजी करेंगे, उन्हें यकीन हो जाए ना कि गब्बर बाहर नहीं आएगा, फिर वो देख लेना एक ही प्लेट में खाएंगे दोनों भाई। ये सिर्फ इमरान खान के रिहाई की वजह से ये खौफ अभी तो जब 4-4 कोस दूर वो बच्चा रोता है ना, तो वो गेट नंबर 4 से आवाज आती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ठीक है ना, और वो फिर बच्चे सो जाते हैं। अब उन्हें पता है गब्बर बाहर आ रहे हैं, तो वो एक्टिंग करेंगे लड़ाई की, फिर से वो बाहर तो तब आएंगे ना जब मुज़ाकरात हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है, पाकिस्तान में सब हो जाता है, यही तो मसला है हमारा। आपको पता है नदीम अफजल चंद साहब ने जो कहा मुख्तार गलबात गई है, हाँ। हुकूमत दस दी नहीं भाई, गलबात गई है, मतलब सच्ची में ऐसा हो रहा है। देखिए अब नदीम अफजल चंद साहब ने और सलीम हैदर साहब दोनों ने बात की है, और दोनों बहुत बरसे हैं, और नदीम अफजल चंद साहब वहां भी बोला है, नदीम अफजल चंद साहब तो जाहिर एक क्रेडिबिलिटी वाले एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, सलीम हैदर भी के बारे में कहा जाता है कि एक ऑनेस्ट पॉलिटिकल वर्कर, जो लोग उसको बहुत करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि करप्शन वरप्शन का वो उसका इशू नहीं है। वो उनके इतने क्रेडिबल हैं बेचारे, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी लगाने पे उनकी अब वो तो अलग से बात है, लेकिन देखें वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, हाँ। और आपको जो कभी कभी वो बोलते हुए नजर आते हैं ना, और आप मिस करती है इसको कि वो रोज बोले और रोज लड़ाई हो और प्रोग्राम भेट जाए। देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर ही होती है या होता है, तो लिहाजा गवर्नर तो एक सरमोनियल एक ओहदा है, वफाक का वो नुमाइंदा होता है सूबे के अंदर, वो छोटी मोटी इसी तरह की कर सकता है। सलमान तसीर अलबत्ता था जो रोज बात करता था, टफ टाइम देता था, इश्यूज पे खड़ा होता था। आज भी अगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो फेडरल के जितने महकमे हैं वो गवर्नर को दे के उसको इन किया जा सकता था, लेकिन चूंकि फेडरल के अंदर भी नून लीग बैठी हुई है। अब सवाल ये है कि इस पे नदीम अफजल चंद साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि वरना उन धमकी दी है ना सीधी क्या चीज उनके पास है नून लीग की, कौन सी ऐसी चीज वो छुपा के बैठे हुए आगे बात बढ़ जाएगी कि वो कहते हैं कि ये सारा इसको इस तरह कर लें वरना, और साथ ही गवर्नर साहब कहते हैं कि हमारी तो नून लीग के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, और फिर राणा साहब इस पे बात करते हैं कि हंसदी भी नहीं तो पता नहीं वसदी भी नहीं, और मैं
ओए होए होए, उसमें उसका अगर जान कहता हूं, ना जिक्र करे मैं दोबारा। अगर कहता हूँ कि सच्चा प्यार नहीं मिला तो फिर हमें हाँ। हम क्या करें, हम क्या कहें कि आपने वजारतें भी ले ली, सारे आईनी ओहदे भी ले लिए, चेयरमैन सेनेट भी आपका, सदर भी आपका, गवर्नरियां भी सूबे की, एक सूबे की गवर्नमेंट की, सारा कुछ करने के बाद आप कहते हैं जी हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ही कोई नहीं। भाई अंडरस्टैंडिंग क्या होती है यार, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, किस चिड़िया का नाम है ये अंडरस्टैंडिंग? है तो सारा कुछ आप कर रहे हैं ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे, गालियां भी गवर्नमेंट को पड़े, आप चुप करके अपना कंधा साइड पे करके गुजर जाते हैं, और मजे लेने के लिए सारे इकट्ठे हैं, मरात लेने के लिए सारे इकट्ठे हैं, और उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं, उसमें तो 1 रुपया भी फंड्स के मामले में उसमें कहते हैं ये सारे इधर तो कर इसका दो। क्रेडिट भी तो देखे राज साहब शहबाज शरीफ को ही जाता है। उनको क्या जरूरत पड़ी थी शेरवानी तैयार करके बैठने की कि मैंने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना ले इनका वोट। अब देखिए मेरा बरीउज़िम्मा हो जाए मेरा जिम्मेदारी ख्याल है कि अगला जो सेटअप बन रहा है, कौमी मैं आपको ये गवर्नमेंट का। खबर दे रहा हूँ कि कौमी हुकूमत का हाँ। एक डिजाइन आ रहा है जी, उसमें, उसके लिए ये असल में राणा साहब तो कहते हैं ना कि ये गब्बर सिंह से डरते हुए ये लड़ रहे हैं। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि अगला जो सबबंदी हो रही है ना, हाँ। उसके लिए अभी से ये बयानबाजियां चल रही हैं। कुछ लोग हैं जिनको बोझ समझा जा रहा है और बोझ उतारने का फैसला हो चुका है। अब मुनासिब वक्त के ऊपर वो बोझ उतार के साइड पे किया जाएगा, और एक नई सबबंदी, नए लोग और नए तरीके से, नए अंदाज से लोग आएंगे, और उनके सामने एक रोड मैप होगा। ठीक है। और फिर वो माशी तौर पे पाकिस्तान को दुनिया का बहुत बड़ा एशियन टाइगर बनाने के लिए वो एक पूरा मंसूबा बंदी सामने होगी। अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो। पाकिस्तान हम को क्यों नहीं तरक्की के चाहेंगे कि रास्ते पे- पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन पता नहीं हो। वो कर सके या नहीं कर सके, लेकिन मंसूबा बंदी इस तरह की और असल में प्लान इस जिनके तरह का, घर रोड लाइट मैप नहीं इसी ना तरह का जाती, ही होगा। जिनके घर गैस नहीं जाती, तो वो मंसूबाबंदी क्या ही करेंगे? उनसे पूछे जिनके घर सुबह की लाइट नहीं थी उस्मान बुज़दार साहब और के घर उसके कभी बाद लाइट गैस। ही नहीं थी, वो भी आ गए, उन्होंने क्या कर लिया? बिल्कुल ठीक बात है। राणा साहब, अगर ये सेरेमोनियल है सारे, जी, तो ये केपीके के गवर्नर साहब इतनी बढ़ के क्यों मारते हैं? अगर ये फार्मूला मान ले तो नहीं, उन्होंने कब, कुंडी साहब ने कब बढ़ के वो मारी है? लो तो सीधे कहते हैं कुंडी ना खड़का सोने ते राणा साहब, तो ये वो कभी तो भी नहीं डायरेक्ट वो तो यार। कहते हैं मैं गवर्नर राज लगा दूंगा, मैं पता नहीं, वो अलहदा बात है कि उनको जब वो फिर गवर्नर राज के लिए फोन मिलाते हैं तो आवाज आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। ठीक है ना, वो एक अलहदा बात है, उनकी ख्वाहिश तो है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हाँ मुझे जी। एक बात बताएं, अगर ये सारे सेरेमोनियल हैं, इतने पैसे क्यों खर्च रहे हैं इन पे यार? गवर्नर हाउस पे आप महाना करोड़ों रुपए खर्चते हैं, क्यों खर्च रहे हैं? अगर इनका कोई काम ही नहीं है, ये रबड़ स्टैंप है और इनके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं है, तो क्या इतनी बड़ी इमारत और उसमें इतना बड़ा अमला और इतने जनाबे अली लोग, आप क्यों इस भूखी नंगी कौम के ऊपर अजाब बन के बैठ गए? अगर ऐवान सदर कोई रोल अदा नहीं कर सकता पाकिस्तान की सियासत में, तो उसको क्यों आपने हमारे पे सफेद हाथी को बोझ बना के बिठाया हुआ है? चारों तरफ गवर्नर राज के अंग्रेज का दौर खत्म नहीं हो गया, जो गवर्नर्स की हम इतनी वो बादशाहियां तस्लीम करते फिरे? अगर डेमोक्रेसी है तो ये गवर्नर क्यों रखे हुए हमने? खाली रोटी रोजी के लिए कि वहां पे जाएं लोग, जाके खाने खाएं और वहां पे करोड़ों करोड़ बिल बन जाए? खत्म कर दें इनको सबको। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, जब इनका कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक और दूसरी बात ये कि जब ये अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है तो मैं चाहूंगी कि ये इनिशिएटिव वो भी लें, क्योंकि उनके टाइम पे भी तो थे। ना मैं फवाद चौधरी, ना मैं तो कोई वादा नहीं कर सकता। आप मैं तो उस इनके दौर में भी रखे। कहता हूं, हाँ। मैं उस दौर में भी कहता रहा। राइट। मैंने सदर अलवी के लिए कहा कि भाई अगर आपको इतनी इजाजत भी नहीं है कि आप किसी शहीद के घर वो ताजियत के लिए जा सके, तो फिर आप छोड़ देते ना, क्यों लेके बैठ गए थे आप उसको? आपको इतना अजीज थे पैसे और मरात, मारते ठुड्डा कहते भाई मैं नहीं लेता सदर। ठीक है। उस पे फिजा आपको पता नहीं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये गवर्नर हाउस खत्म करके यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनेंगी, और उन्होंने खत्म करने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं कर सके। और उसकी वजह क्या है? जो सरवर साहब गवर्नर थे, हाँ जी, और अपने ही कोई 2 वकील पीछे से आकर उन्होंने स्टे ले लिया, दीवारें और- गिरा दी थी गवर्नर दीवारें हाउस गिरा में। दी। और इमरान खान साहब को एंड के ऊपर जाके आखिर में पता चला कि करो ही काम होया पे है। सो ये इस स्टेटस को के निजाम के अंदर आपको करना भी चाहें तो ये बड़ा ठीक मुश्किल है। ईवान सदर आपको डेली पड़ता है 35 से 40 लाख रुपए में, बिल्कुल ठीक। रोजाना की बुनियाद पे, और इसी तरह गवर्नर उसका खर्चा है, और टके की इनपुट नहीं है।
टके की क्या इनपुट है भाई? जिसने जाना है प्रेसिडेंट हाउस जाए, खाने खाए, फिर जब बिल पास होना है तो प्रेसिडेंट के साइन होने हैं, और मैंने आपकी कोई बात कर रहा हूं। इनॉग्रेशन होना है तो वो डिग्रीज मिलती है। मैंने जब इमरान खान की हुकूमत के आखिरी 2 दिन थे ना, तो उन्होंने साफियों को बुला के साइफर दिखाया था। अच्छा, अब यकीन करें कि मैं जब वहां गया हूं तो मुझे वेटर ने कहा कि जी मेरा ना वो वेट काफी कम हो गया। मैं कि क्यों? कहता ना आप खांदा ना किसी को खान देंदा। हमें जो सूप पिलाया गया था ना, वो इन कपों में था वजीर आजम हाउस के अंदर। मैंने कहा ये क्या है कि उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पाबंदी लगा दी कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी, अगर कोई आ रहा है इसमें दे दें, पीता है तो पिए, नहीं तो नहीं पीता। तो आप ऐसे लोगों को जेल फेंक देते हैं, उनके ऊपर 200 मुकदमे बना देते हैं, तो ये हम किस तरह इस निजाम को बेहतर कर अल्लाह सकते हैं? करते कि वो ये भी देखते कि फराह गोगी पर या उस्मान बुज़दार पकड़ पर लेते हैं, अभी जो पकड़ लें। इल्जामात लग रहे हैं वो भी सच इमरान है। खान की किरदार पे तो कोई नहीं लग रहा नहीं, ना। नहीं, आप इर्द गिर्द किसी पे भी लगाते रहे, साबित कर दें। तभी तो उनकी जमानत हो गई है। वही। उन्होंने कुछ नहीं किया तभी तो उनकी उन्होंने जमानत हो गई, लेकिन इर्द करप्शन गिर्द के लिए भी बंदे रखे हुए, आगे पीछे भी नजर रखते, आगे वो अपनी खुशी से कोई कर दे तो कर दे, आप इसमें नहीं, अब तो लोग रो रहे हैं कि खुदा का वास्ता है आप ये पैसे भी लें, हम आपका काम भी कर। ब्यूरोक्रेसी बाहर सड़क पे खड़ी है, अब इसका इंतजार कर रही है क्या यार हमने तुम्हारे काम करने, हमसे पैसे भी लो और हम आपका काम भी कर देते अलबत्ता हैं। अब तो सुप्रीम गंगा कोर्ट ने बहन जो जजेस और आईजीज को जो प्लॉट मिलने का वाकया था, जो कि खबर आपने हमसे शेयर की थी, उस पर स्टे ले लिया है, अब उनको नहीं मिल रहे। आपकी सुनी गई है जी। चलो जबरदस्त हो गया। मेरी क्या खुद सुनी जा रही है? खाने कौन किसी को से हमें खाने मिल देता रहे है? हैं यार? कौम का पैसा बच गया। तुम्हारे अंदर एक इमरान खान छुपा हुआ है, ना तुम खुद खा रहे हो ना किसी को खाने दे रहे हो। ले जी, बस राज साहब ये आप ही इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये रोक रहे हैं करप्शन। हमें स्टे विद अस। उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। ब्रेक के बाद बताते हैं। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि मैं खुद ना ही इस पर कुछ कहूं तो बेहतर है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि फरमा रहे हैं, बल्कि मैं अपने अल्फाज मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं ये अल्फाज कहूं। जरा हमारे मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुने। अच्छी बात है, मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं कि उन्होंने उस रिवायत को जिंदा रखा है और उनकी झलक नजर आती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, राहत साहब, कामरान टिसोरी कहाँ, हजरत उमर फारूक कहाँ, कामरान टिसोरी, और कौन ये कह रहा है? मुफ्ती देखिए जी, बड़ा सेंसिटिव चूंकि ये इशू है, लेकिन तकी उस्मानी साहब जैसे लोग जिनका जुम्मे शायद ये भी है कि लोगों की तरबियत करना, लोगों को समझाना, ग्रूम करना, मजहब पढ़ाना और मजहब सिखाना, और उनके हजारों लाखों शागिर्द हैं। एक तो फजलुर रहमान साहब ने पिछले दिनों जब सूद के हवाले से यानी गुंजाइश पैदा करके जिसमें शामिल था कि सूद को फौरी खत्म करें, तो उन्होंने कहा 2028 तक लाए जो कोई मसला नहीं। तो इन्होंने कहा जी कि मेरा तो दिल करता है कि उनके हाथ चूमूं, कौन से अल्फाज ऐसे कहूं। उस वक्त भी खैर मैं बड़ा ही अफसरदा इस चीज पे हुआ कि तकी उस्मानी साहब क्या कह रहे हैं, और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। वीपीएन गैर शरई है, और वीपीएन के ऊपर जो उलमा हजरात जिस तरह गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो ये दीन की को बहुत ज्यादा खिदमत नहीं कर रहे हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। इससे लोग बदजन भी हो रहे हैं और लोगों को इसकी तकलीफ भी पहुंच रही है, और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं हमारे समेत, उस सब के सब लोगों के सवाल उठ रहे हैं इस पे कि एक दिन एक मौलाना साहब कहते हैं कि जी वीपीएन गैर शरई है, हराम है, अगले दिन कहते हैं कि नहीं इस पे हम तहकीक कर रहे हैं, फिर तारिक जमील साहब आते हैं कि जी फिर मोबाइल को भी कह दें कि ये भी हराम है, इसके अंदर ये कुछ है, फिर वो मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं हमने कहा कि वीपीएन लगा के कोई ऐसी गलत फिल्में नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आज पता चला कि तीसरा चौथी स्टेटमेंट आ गई है कि जी वो गलती से प्रेस रिलीज में लिख दिया गया था, असल बात ऐसे नहीं ऐसे है। और एक मौलाना साहब कराची से ही ताल्लुक रखने वाले हैं, वो बहुत बड़े आलिम दीन थे, 5-6 अरब रुपया उनके अकाउंट से निकला उनकी दुनिया से जाने के बाद, और आजकल उनकी फैमिलीज जो है वो अदालतों में, और वो उसके बंटवारे हो रहे हैं और उस पर लड़ाई हो रही है। अच्छा, देखिए ये जो उलमा इशू है, ये इस तरह का अगर इनका सिलसिला होगा कि ये तकी उस्मानी साहब को ये ना कहें कि सिर्फ वो गवर्नर सिंध के बारे में उन्होंने ये फरमाया, कल मुराद अली शाह साहब भी उनको बुलाएंगे और उनके बारे में भी कोई इसी तरह का मिलता जुलता वक्ताब जारी कर देंगे। मेरा जाती तौर पे जाहिर है तहसूरी साहब से कोई ना दुश्मनी है ना कोई मामला है, वो देखें गवर्नर है, वो सूबे के अंदर क्या कर सकते हैं, हजरत उमर फारूक की तरह कितने लोगों के घरों में वो खाना पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये बात करना, ये तशबीह देना बहरहाल ज्यादती है। लोगों के घरों में खाना फिर तो जाती उम्र से भी जाता है और फिर तो हलीम खान भी करते हैं।
کلثوم نواز صاحبہ وہ بھی تو یہ کرتی، چیریٹی کا کام کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. رانا صاحب، تقی صاحب کی گفتگو پر تو میں بڑا سینسٹیو سا ایشو ہے، میں نہیں کرنا چاہوں گی. ان کو حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف نہیں یاد تھا کہ وہ کس طرح کے باتیں اور کیسا انصاف کرتے تھے؟ بس یہ یاد تھا کہ وہ تو میں آئی مسٹ اپریشیٹ یو کہ آپ نے اس موضوع کو بھی بڑے احتیاط سے کیا. ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کا دل سے احترام کرتے ہیں. جی جی بالکل. اور مفتی اعظم کا ان کے تمام علماء کرام کا، ٹھیک ہے نا، ہم کرتے ہیں. لیکن کیا ٹیسوری صاحب بھی پیٹھ کے اوپر گندم لاد کے رات کو کسی بڑھیا کے گھر پہنچاتے تھے اور وہ بڑھیا عمر صاحب کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے یہ کہتی تھی وہ مر گیا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں؟ کیا یہ جو ٹیسوری صاحب ہیں یہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ عمر کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے؟ کیا زلزلہ آئے تو یہ ایسے وہ اپنی تلوار گاڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ زمین تو کیا سمجھتے ہے کہ عمر نے انصاف کرنا چھوڑ دیا؟ میں تو دین اکبری ہم معاشرتی علوم بچوں کو جو پڑھاتے ہیں وہ تو ہم نے بڑی بچوں کا کو ایک ایسا سٹیریو ٹائپ بنا دیا نا جس میں ہمیں شبھ مغل بادشاہ بھی ہمارے عظیم ہیرو تھے. ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے کہ مغل بادشاہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو کیسے مروایا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں پڑھاتے کہ جب دین اکبری کا اعلان ہوا تھا تو اس وقت کے تمام علماء جو تھے وہ دین اکبری کے حق میں کھڑے ہو کے فتویٰ دے دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اسلام کا بیڑا گرک کیوں ہوا؟ کاش اس وقت کے، میں اسلام سے مراد وہ اس کی بات کر رہا ہوں جو پروسیس ہے اس کا، کاش حضرت سیدنا امام حسین کے دور میں اس وقت کے علماء حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو شاید کچھ اور ہوتا. ممبر سے اگر سیدنا امام حسین کے حق میں آواز بلند ہو جاتی تو شاید کچھ اور معاملہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، ہمارا المیہ یہ کہ ہمارے جو اس نے لفظ استعمال کے علماء سو ہر دور میں جابر حکم، یہ وہ لوگ ہیں، میں تقی صاحب کی نہیں بات کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جن کے دل جو ہیں حسین کے لیے دھڑکتے ہیں لیکن تلوار یزید کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے بہتر آج کل تو کسی سے کوئی فتویٰ لینا ہے تو یہ ہے کہ جاؤ مسجد سے بھاگ کے فتویٰ پکڑ لاؤ، کیونکہ وہ مل جاتا ہے. اس ایشو کو اس سے زیادہ میں نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گی. راحت صاحب، شاہد آفریدی صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں، ایک دم سے محبت جاگی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے. اور پہلے وہ بڑے ناقدین تھے، پہلے ان کے بڑے قریب تھے، پھر ناقد بن گئے، اب دوبارہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. ڈپلومیسی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کبھی کچھ. ذرا سنیں. عمران بھائی ساڈا بھائی ہے، آپ کا فیوریٹ ڈائیلاگ. تازہ خبر آئی ہے، عمران ایک بار پھر ساڈا بھائی ہے. دیکھیے فضا، یہ میں نے ان کی بہت ساری گفتگو ماضی میں سنی جس میں انہوں نے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف باتیں بھی کی. اور جواد صاحب ہیں، ایک وہ رکشوں کے اوپر ان کی تصویر لگی ہوتی ہے، جو گلوکار ہیں، وہ تو خیر گالیاں دیتے ہیں سیدھی سیدھی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تنقید ضرور کریں، اختلاف بھی کریں، لیکن اختلاف کا مطلب گالی نہیں ہونا چاہیے. آپ اس لیول پہ نہ چلے جائیں، اتنے نہ گر جائیں کسی کی دشمنی میں کہ آپ اس لیول پہ چلے جائیں کہ آپ کا قد اتنا چھوٹا ہو جائے. دیکھیں، قوم نے بہت زیادہ عزت رسپیکٹ افریدی صاحب کو بھی دی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے، کئی لوگ لانچ ہوئے منیا، لیکن وہ مخالفت بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی لاجک ہی کوئی نہیں، فرینکلی سپیکنگ. اچھا، یعنی گالی دیتے ہیں، سیدھی سیدھی اگلے بندے کو گالی دیتے ہیں، اور جہاں پہ دلیل نہیں ہوتی گالی وہاں ہوتی ہے، چیخو پکار وہاں ہوتی ہے. جہاں دلیل ہوتی ہے آرام سے بات بھی ہو سکتی ہے، طریقے سلیقے سے بات بھی ہو سکتی ہے. اور افریدی صاحب کے میں پرانے کلپس آج میں دیکھتا رہا، اور ان کا یہ کلپ میں دیکھا تو میں اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہا کہ کتنی جلدی چیزیں بدل جاتی ہیں. اگر تو ان کو دل سے ریئلائزیشن ہوئی ہے، اللہ میاں نے کو ان کے دل میں ڈال دیا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات کہی تھی، اب ٹھیک ہو گئے ہیں، ریئلائز کر لیا ہے انہوں نے، تو پھر اللہ جانے اور یہ جانے. اچھا، اگر کسی کے کہنے پر رانا صاحب نے کو ان کو فون کر کے خبر دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہو جا، تے پھر بھی اللہ جانے. تے اگر انہوں نے فنڈ جڑے انہوں نے ایک تنظیم چھوٹی ننی منی جی بنائی ہوتے فنڈ نہیں مل رہے باہروں، تے اس وجہ تو انہوں نے کیتا ہے، تے پھر بھی اللہ ہی جانے، میں ادھے کی کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بھی سب کچھ جو ہے وہ اللہ پہ ڈال دیا ہے، اور پاکستان کا تو ویسے بھی اللہ ہی حافظ ہے. رانا صاحب کو فون کیا آپ نے افریدی صاحب کو؟
समझाया है कोई? हमायत अली शायर का की एक बड़ी मशहूर गजल का एक शेर है, कहते हैं हर कदम पे एक नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितना बदल जाते हैं लोग। हैं? मौसमों की अच्छा। तरह बदल जाते हैं। तो वो एक ना मेरे जैसा बंदा वो जंग में चला गया लड़ने, तो वह वहां से भागा है। किसी ने कहा क्या हुआ, कहता गोली चली मेरे कांधे खोलो, तो उन्होंने कहा फिर कहता अक्लमंद नूं इशारा काफी होता है। तो जो हाल मियां नवाज शरीफ साहब का और बाकियों का बाहर हो गया ना पाकिस्तान इशारे में, काफी। तो मैं तो अब यही कह सकता हूँ उस क्लिप को देख के कि बाजी डर गई, ठीक है ना। और उन्होंने डर के वो एक उनके चेहरे पे लग रहा था कि वो इस टाइम दिल से बात नहीं कर रहे। और वो जो कह रहे थे 10-15 साल इमरान भाई को मिलने चाहिए, तो 10 साल ही तो इमरान लैंड चला सी जिन्होंने रोक लिया तुसी और डरा दिया कि वो भाई वो 10 साल ले लेगा और आप लोग फिर सारी उम्र बाहर नहीं अब आएंगे। उन्होंने सिफारिश कर दी, हो सकता है मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बात ठीक है, जिनको सिफारिश करनी है उनके बहुत करीब है, लेकिन वो जो आपकी ये वाली बात भी ठीक है कि वो बेचारे लॉन्च हुए और ये बिल्कुल उस मिसाइल की तरह जो इंडिया ने लॉन्च किया था ना, जो वहीं गिर पड़ा था, ये वो वाले मिसाइल साबित हुए। लेकिन इसके बावजूद इस जगह पे पाकिस्तान पार्टी भी थी, शाहिद खकान अब्बासी की पार्टी थी। अब क्या क्या याद कराएं? बात सिंपल एक है, देखिए मैं बार बार जो बात वहीं आके पहुंचो के वो बोर्ड थले आ जाती है, वो ये है कि आपको जल्द या बदेर ये मानना पड़ता है कि हक पे कौन है और ना हक कौन है। आपको आगाही देर से हो या जल्द हो जाए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हक का अब ये तो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि हक आएगा और वो छा जाएगा, बातिल मिट जाएगा। सो अगर मेरे भाई शाहिद अफरीदी जो है उनको अगर ये एहसास हो गया तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं उनका वो गुनाह भी माफ करता हूं जो पर्थ में उन्होंने 16 कैमरों की मौजूदगी में खड़े होकर गेंद को दांतों से काटा था ना, मैं वो गुनाह भी माफ करता हूं जिसे पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई थी। नहीं, उन्होंने कहा था मैं टेम्पर इस वजह से किया था कि मैं चाहता था पाकिस्तान मैच जीत जाए। तो बेईमानी तुक से तो कर लो यार, कम से कम फॉर्म 47 वाले बैठे हुए बात फिर वही है ना कि इख्तलाफ जरूर करें। हाँ। इमरान खान को भी कहें कि वो गलत है जिस काम में है, सबको कहें, नवाज शरीफ को भी कहें, आप पॉइंट आउट करें, आप क्रिकेट के लोगों को करें, लेकिन दलील के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और राहत अच्छे साहब तरीके। और क्या दलील चाहिए? उन्होंने कह तो दिया कि इमरान भाई को 10-15 साल चाहिए, जो उन्होंने वादे किए थे वो एक तो overnight पीटीआई वाले नहीं खुश हो होने सकते। चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ। फिर ऐसी बात ना करें कि फिर वापस वो लेने का। तनाज़े बन के रहे, लेकिन खैर ही स्टिल आर हीरो। उनको सोशल मीडिया पर चाहे जितनी मर्जी आप एंटी पीटीआई होने की वजह से तनकीद करें, लेकिन वो एक शाइनिंग ब्राइट स्टार थे क्रिकेट के, और उस वजह से उनको काफी ज्यादा पजीराई मिलती है। बट स्टिल हमारी जितनी भी चीजें हैं वो अगर सियासत भी है इंक्लूडिंग, हर चीज जो गोल दायरा है वो एक दायरे का सफर वो इमरान खान के गिर्द ही घूमता है, और उसी के मूड पर डिपेंड करता है कि आज टॉक शोज में टॉप स्टोरी क्या होगी, या सियासतदानों ने आज क्या क्या बोलना है, ऑपोजिशन वालों ने क्या क्या आज बोलना है। हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।